हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं अन्य राजनीतिक दल व आंदोलन की। ये दोस्तों हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा घटना चक्र का समराइजेशन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए, आपके लिए जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, एसएससी का है, या जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे यूपी पीसीएस है, आरओ है, बीपीएससी, एमपीपीसीएस वगैरह वगैरह, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री का, किसका? मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। एक एक फैक्ट को बहुत अच्छे से इसमें लिखा गया है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भर भर के है दोस्तों। एक एक डेटा आप देख सकते हो, एक एक चीज को इन्होंने बहुत ही बखूबी से इसमें एक्सप्लेन किया है। तो चलो बात करते हैं, इसमें चर्चा करेंगे अन्य राजनीतिक दल एवं आंदोलन की। 1922 से 27 तक क्या घटा, क्या घटनाएं हुई, क्या इवेंट हुए, इन सब पर चर्चा करने वाले दोस्तों। 1922 से 27 के बीच में चलिए बात करेंगे राष्ट्रीय उदारवादी लीग की, कि राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना 1918 में हुई दोस्तों। इसके प्रमुख नेताओं में थे श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू और बिपिन चंद्र पाल। ये इसके प्रमुख नेताओं में से थे दोस्तों। वही बात करेंगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, इसका जो पुनरुत्थान है वो 1924 में हुआ। कब हुआ? 1924 में। इसके नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इसके नेता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1924 में हुई और इसके मुख्य नेताओं में थे मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों। वही बात करने वाला है वेरी इंपोर्टेंट हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई और इसके नेता थे मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा की स्थापना में मदन मोहन मालवीय का सबसे इंपोर्टेंट रोल रहा और 1915 में इसकी स्थापना हुई और इसका प्रथम अधिवेशन 1915 में हुआ। कब हुआ? 1915 में हुआ। वही महात्मा गांधी का जीवन परिचय देखते हैं। 2 अक्टूबर 1869 से लेके 30 जनवरी 1948 को इनका दोस्तों जीवन परिचय है। अब देखते हैं संक्षिप्त में। 1869 में 2 अक्टूबर के दिन इनका जन्म हुआ पोरबंदर काठियावाड़ में। इनकी माता पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी जी दोस्तों। 1876 में 1876 में परिवार राजकोट आ गया। प्राइमरी स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया और कस्तूरबा बाई से इनकी सगाई हो गई। किससे? कस्तूरबा बाई से इनकी सगाई हो गई दोस्तों। 1881 1881 में राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1883 में 1883 में कस्तूरबा बाई से विवाह हो गया इनका और 2 साल बाद 1885 में पिता का निधन हो गया। वहीं 1887 में मैट्रिक पास की। भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। एक सत्र के बाद छोड़ दिया गया इनको और 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और सितंबर में वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना हो गए। यानी कि 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और सितंबर में वकालत पढ़ने कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। कहाँ पर? इंग्लैंड में। 1891 में पढ़ाई पूरी कर देश लौटे। माता पुतलीबाई का निधन हुआ। बॉम्बे तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। कहाँ पर? बॉम्बे तथा राजकोट में इन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1893 में दोस्तों भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। वहां उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। तब 1893 1894 में रंग भेद का सामना वहीं रहकर समाजकार किए तथा वकालत करने का फैसला किया। और सबसे जरूरी बात, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में अफ्रीका में की। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1896 में 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों को नेटाल ले गए। मतलब 6 महीने के लिए इंडिया आए और वहां से पत्नी और 2 पुत्रों को नेटाल ले गए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में, ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में, याद रखना ये बोअर युद्ध आता है। 1899 में बोअर युद्ध हुआ था। भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। 1901 में दोस्तों सपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। 1901 में दोस्तों देश का दौरा किया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, याद रखना 1901 में, तथा बंबई में वकालत का दफ्तर खोला। बंबई में ये वकालत करने लगे दोस्तों। 1902 में क्या हुआ? भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे 1902 में और 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोल दिया। 1904 की बात करें, इंडियन ओपिनियन था इनका साप्ताहिक यानी कि वीकली पत्र का प्रकाशन आरंभ किया और 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान, याद रखना 1906 में कौन सा विद्रोह हुआ? जुलू विद्रोह के दौरान
भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया दोस्तों। ये 1906 में गांधी जी ने किया। समझ रहे आप गांधी जी की इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। प्लीज दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर हमारा कंटेंट आप तक पहुंच रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए बात करते हैं, वापस लौटते हैं। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ 1907 में। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए और पुनः कारावास दंड मिला दोस्तों। 1909 में जून भारतीयों को पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए जून में, और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के लिए क्या हुआ, नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। ये कब लिखी? 1909 में, याद रखना 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। 1910 में मई का मामला है, जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो 1910 में 1910 में कहां पर? जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। 1913 में दोस्तों क्या किया? रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यू कासल से लेकर, याद रखना कहां से? न्यू कासल से नेटाल तक की पद यात्रा की। कब की? 1913 में। डेट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सो याद रखा जाए डेट्स को, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा एग्जाम में आता है तो इन डेट्स को मिस नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 1914 में स्वदेश वापसी के लिए जुलाई में दक्षिण अफ्रीका से रवानगी हुई इनकी। कब? जुलाई 1914 में वापस आए। 1915 में 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे और मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। कब? मई में, और जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण दिया। इनॉग्रेशन जो भाषण हुआ वो फेब 1916 में बीएचयू में हुआ। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व हुआ। 1918 में फरवरी अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व किया। जो मिल मजदूर थे उनके सत्याग्रह का नेतृत्व किया तथा उनके बीच में मध्यस्थता द्वारा एक सॉल्यूशन निकाला गया दोस्तों। वही 1919 में क्या किया? रोलेट बिल पास हुआ जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीन लिए गए। उसके विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा और राष्ट्रव्यापी हड़ताल की आहन में सफलता प्राप्त की। और अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था उनका जो इंग्लिश में होता था यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन, इसका संपादन का पद ग्रहण किया। तो यंग इंडिया किसमें था? यंग इंडिया इंग्लिश में आता था और नवजीवन गुजराती में दोस्तों। 1920 में बात करें, अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और केसरे हिंद पदक लौटाया। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ दोस्तों। ये 1920 में हुआ था। वहीं बात करें 1921 में बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बंबई में 5 दिन का उपवास रखा और व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। क्या किया? व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। 1922 में बात करें, चोरी चोरा की हिंसक घटना हुई 5 फरवरी 1922 को। याद रखना ये डेट्स कब हुई? 5 फरवरी 1922 में हिंसक घटना हुई चोरी चोरा की। उसके बाद जन आंदोलन को स्थगित किया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला तथा उन्हें स्वयं को दोषी स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं को दोषी माना और जज, उनका एक जज था, जज ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष कारावास का दंड दिया उन्हें। तो जज जो ब्रूमफील्ड था 1922 में गांधी जी को 6 साल की सजा सुना दी दोस्तों। 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखे दोस्तों। ये एक बुक है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये पुस्तक है। वही 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा और बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए दोस्तों। और 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया कि भैया 1 वर्ष तक उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज पे वो नहीं बोलेंगे, राजनीतिक मौन का निर्णय किया 1925 में। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे और बात करते हैं, अभी तो और भी है बहुत कुछ। कितना कुछ किया गांधी जी ने, देख सकते हैं आप। आइए 1927 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह में भाग लिया। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। 1929 में
लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया और पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। 1930 पे चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के लिए 1930 जाना जाता है। साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व किया 1930 में दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1927, जिसमें सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह किया दोस्तों। 1928 में आपने देखा कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया और पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह, साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व किया और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों, जिसमें द्वितीय गोलमेज अधिवेशन के लिए इंग्लैंड यात्रा की। वापसी में महान दार्शनिक रोमा रोला से भेंट की। जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, नाम था रोमा रोला, उनसे वापसी में उन्होंने भेंट की। 1932 में देखें, 1932 में यरबदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास किया। कहां पर? यरबदा जेल में। और यरबदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। नेक्स्ट बात करेंगे 1933। साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया। ये क्या था? वीकली था हरिजन। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया गया। कौन सा आश्रम? हरिजन आश्रम कर दिया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छोड़ा दोस्तों। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की गई। 1935 में स्वास्थ्य बिगड़ा, स्वास्थ्य लाभ के लिए बंबई आए 1935 में, याद रखना, समझ रहे आप, इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 1936 में बर्दा के निकट से गांव का चयन, जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना दोस्तों। 1937 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की। 1938 में बादशाह खान के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का दौरा किया। 1939 में राजकोट में उपवास किया और सत्याग्रह अभियान चलाया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना दोस्तों 1940 में। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे 1942 पे आते हैं 1942 पर। हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन किया। किसका? हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन किया और क्रिप्स मिशन की असफलता दोस्तों। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान किया। उनके नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था और पूना के आगा खां महल में बंदी बनाए गए दोस्तों, जहां सचिव एवं मित्र महादेव देसाई का निधन हुआ। याद रखना, पूना के आगा खां महल में। 1943 में देखेंगे वायसराय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव दूर करने के लिए उपवास रखा। जो वायसराय और भारतीय नेता थे उनके बीच में टकराव हुआ और उससे उपवास से दूर किया। 1944 में 22 फरवरी को आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। याद रखना। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट। पूर्वी बंगाल के 49 गांव की शांति यात्रा, जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा और नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट की 1947 में। यह उनका पूरा कार्यक्रम था दोस्तों। चलिए और देखते हैं उसी में 1947 क्या हुआ। 1947 में देश विभाजन का विरोध किया और देश के स्वाधीनता दिवस यानी कि 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना की। 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में सांप्रदायिक आग से झुलसे जनमानस को सांत्वना देने पहुंचे दोस्तों। 1948 में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में दिल्ली के बिरला भवन में 13 जनवरी से 5 दिनों तक चला जीवन का अंतिम उपवास था ये दोस्तों। वहीं 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट हो गया और 30 जनवरी को नाथुराम गॉडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस में हत्या कर दी गई गांधी जी की। 30 जनवरी 1948 दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। अब कुछ सारांश देखते हैं उनकी घटनाएं। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन होगा। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, ये आता है कई बार, तो 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई। 1916 में साबरमती का स्थापना हुई। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन
और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में रोलेट सत्याग्रह, रोलेट एक्ट और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों। वहीं 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ और 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1924 में गांधी जी को बीमारी के कारण रिहा किया गया और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। जिसकी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और 1924 में मुडीमैन समिति का गठन हुआ 1924 में और 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई दोस्तों। 1924 में गांधी और दास समझौता हुआ 1924 में। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण। अब अंतिम चरण में हम एंटर करेंगे, भाग पार्ट 2 है 1927 से 1947, 1927 से 1947 का राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण है। नई शक्तियों का उदय होता है इस चरण में, उसकी चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्यार थोड़ा सा मोरल हमारा बढ़ता रहे और आप तक हमारी पहुंच बनी रहे। चलिए बात करेंगे नई शक्तियों के उदय की दोस्तों। जो नई शक्तियों का उदय है उसकी चर्चा करेंगे। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो देखो नई शक्तियों का उदय की बात करेंगे। क्या है, वर्ष 1927 में 1927 की बात है दोस्तों। 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में फिर से एक नई ऊर्जा का प्रवाह देखा गया, मतलब एक नई एनर्जी देखने को मिली वहां। इसी वर्ष दोस्तों समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, क्योंकि सोशलिज्म आ चुका था 1927 में। मार्क्सवाद और दूसरे समाजवादी विचार बहुत तेजी से पहले, उस समय क्या हुआ 1927 के दौर में जो मार्क्सवादी का विचार था और समाजवादियों के विचार बहुत फास्ट तरीके से स्प्रेड कर गए यहाँ पर। गॉट माय पॉइंट। और इस नई प्रवृत्ति के जो प्रमुख नेता थे, इस नई प्रवृत्ति में कौन कौन थे, इसमें प्रमुख नेता दोस्तों कौन कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या थे, इस नई प्रवृत्तियों के, इस नई समाजवादी विचारधारा के नेताओं में थे। अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहला याद रखना 1928 की बात है, अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन हुआ। कौन सा, अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन हुआ। इस समय उदित नए, यानी कि जो इस समय जो नए गुट आ चुके थे, वो नए गुटों ने पूर्ण स्वाधीनता का कार्यक्रम भी सामने रखा तथा उसे लोकप्रिय बनाया दोस्तों। इसी दौरान रूसी क्रांति के आदर्शों एवं मूल्यों ने भारतीय युवा राष्ट्रवादियों को अपनी तरफ आकर्षित किया। देश के अंदर अनेक समाजवादी और कम्युनिस्ट गुटों की स्थापना हुई। इसके अलावा देश में अधिक संख्या में मजदूर किसान पार्टियां बनी। वहीं गुजरात के किसानों एवं संयुक्त प्रांत के किसानों में सरकार के माल गुजारी बढ़ाने एवं बटाईदारी कानून में संशोधन करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ। और इसी समय बारदौली का प्रसिद्ध सत्याग्रह भी हुआ, वो भी देखने को मिला दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। एक एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है और जो डेट्स हैं इनको फिक्स कर लेना, अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। नाउ कम टू द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 पे आते हैं। क्या है साइमन कमीशन? साइमन आयोग जो है, साइमन कमीशन 1927, साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सामंतों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए किया गया था। कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित थे। इस संवैधानिक आयोग का लोकप्रिय नाम साइमन कमीशन था। इसके सदस्यों की बात करें, इसके सदस्यों में कौन कौन थे? इसके सदस्यों में थे सर जॉन अल्सब्रुक साइमन, इसके अध्यक्ष थे। हैरी लॉसन वेबस्टर, डोनाल्ड स्टर्लिंग पॉमर हार्डी, एडवर्ड सेसिल, जॉर्ज कैडोगन, बर्नान होटसॉन, जॉर्ज रिचर्ड लैंडफॉक्स एंड क्लीमेंट रिचर्ड एटलिन, ये जो है इस पूरे साइमन कमीशन के मेंबर और अध्यक्ष थे। कौन थे? सर जॉन अल्सब्रुक साइमन। आयोग की नियुक्ति दोस्तों 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु 10 वर्ष बाद यानी कि वर्ष 1930 में की जानी चाहिए, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। किसकी? साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। और क्योंकि उन्हें आशंका थी कि लेबर पार्टी की सरकार बन गई तो वह भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है, क्योंकि लेबर पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट करती थी, भारत को सपोर्ट करती थी। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव ब्रेकन हेड की थी। तो वहां कौन था? तो साइमन आयोग को जो अपॉइंट किया वहां पर राज्य सचिव था ब्रेकन हेड, उसने की थी।
इस कमीशन की नियुक्ति के समय भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक। कौन थे? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल करने के विरोध पर क्या था? साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल करने का विरोध भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकनहेड ने किया। तो पूछा जा सकता है कि भाई साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल करने का विरोध किसने किया? तो वहां सचिव थे लॉर्ड ब्रेकनहेड, उन्होंने किया और इसे शुद्ध संसदीय आयोग बनाने पर बल दिया था। इस आयोग के मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे। कौन कौन से सुझाव थे देखते हैं। भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासत शामिल हो। केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। वायसरॉय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाएं और एक लचीले संविधान का निर्माण हो। दोस्तों गॉट माय पॉइंट? ये सारी चीजें उसमें कही गई थी। अब विरोध और लाला लाजपत राय की मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे। क्या विरोध हुआ और कैसे मृत्यु हुई? 11 दिसंबर 1927, डेट याद रखना, 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। दिसंबर 1927 में एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ। एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया और तत्कालीन राजनीतिक दलों लाइक लिबरल फेडरेशन, जिसका नेतृत्व तेज बहादुर सप्रू ने किया, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी तथा जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग तथा पंजाब में अकालियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। वहीं साइमन आयोग जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कब आया? भारत आया। भारत में इसका जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। वहीं साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण कमीशन के सभी सदस्यों का अंग्रेज होना था, क्योंकि जो कमीशन के सारे मेंबर थे वो सिर्फ इंग्लिश थे। इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन का नाम दिया। इसने भारतीयों की भावनाओं को आहत किया। दोस्तों साइमन कमीशन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, पुणे सहित जहां भी पहुंचा उससे विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। समझ रहे हैं? लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध कर रहे युवाओं पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई। दोस्तों बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर दिया। इसी बीच में लाला लाजपत राय पर पुलिस हमला किया गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अंततः इस कारण से उनकी मृत्यु भी हो गई। वहीं घायल अवस्था में दोस्तों लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। जहां जहां साइमन कमीशन गया वहां वहां साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, इस प्रकार के नारे लगाए गए दोस्तों। ठीक है, और इस प्रकार के नारों से उसका स्वागत किया गया। लखनऊ में खली कुजमा ने, याद रखना, लखनऊ में खली कुजमा ने तथा मद्रास में टी प्रकाशम ने इसका विरोध किया था। संपूर्ण भारत में इसका विरोध किया गया। केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, याद रखना, केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी मद्रास तथा यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब आदि ने इसका समर्थन किया था। वर्ष 1928-29 के बीच, याद रखना, कौन कौन सी पार्टियां हैं? जो मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग थी, जस्टिस पार्टी मद्रास थी और यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब में, इन्होंने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया। वर्ष 1928-29 के बीच में कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था। यानी कि उसमें यह विचार हुआ कि भाई अब लंदन में आयोजित होगा गोलमेज सम्मेलन और उस पर विचार किया जाएगा। ये 2 बार रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की मई 1930 में। अब आते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, परीक्षा की उपयोगी चीजों पर बात करेंगे। देखो, साइमन कमीशन का भारत कब आया? वर्ष 1928 में, डेट याद रखना। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन का कारण था किसी भारतीय को सदस्य ना बनाया जाना। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था वर्ष 1927 में। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधारों पर विचार। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, सर जॉन साइमन, वो लिबरल दल के थे दोस्तों, जिसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया।
लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की? ब्रेकनहेड ने, जो कौन था? सचिव था। श्वेत कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है? साइमन कमीशन को। मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? M.A. अंसारी ने। और साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। दोस्तों, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, गॉट माय पॉइंट। अब आते हैं नेहरू जी की रिपोर्ट पर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। 1928 में क्या हुआ था? जब कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया कांग्रेस ने, और साइमन आयोग का बहिष्कार करने का आह्वान किया, तब भारत सचिव थे उस समय लॉर्ड ब्रेकनहेड। उन्होंने भारतीयों के सामने यह चुनौती रखी कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करके ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश करें जिसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो। ये ऐसी शर्त, ऐसी चुनौती जो वहां पर सचिव थे लॉर्ड ब्रेकनहेड, उन्होंने भारतीयों के सामने रख दी। तो वहीं फरवरी 1928 में कांग्रेस ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए दोस्तों दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में। तो फरवरी 1928 में दिल्ली में हुआ, कहां पर? दिल्ली में। डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में दोस्तों, कौन? डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कुल 29 दलों ने भाग लिया। कितने? 29 दल। ये पूछा जा सकता है। 29 दलों ने भाग लिया दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, 29 दलों ने भाग लिया, जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। वहीं 19 मई 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन बंबई में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कब? 19 मई 1928। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। इसमें अन्य सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस, M.S. अड़े, सरदार मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, शोएब कुरैशी, M.R. जयकर, अली इमाम तथा G.R. प्रधान। समझ रहे, ये इंपोर्टेंट नाम है। सदस्य थे इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो स्थायी समिति थी, सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस जी, M.S. अड़े, सरदार मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, शोएब कुरैशी, M.R. जयकर, अली इमाम और G.R. प्रधान। इस समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और नेहरू रिपोर्ट को अगस्त 1928 में लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। कब? अगस्त 1928 में। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें: भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा मिला, भारत एक संघ होगा, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। रिपोर्ट में जो सिफारिश थी, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया, भारत एक संघ होगा, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। दोस्तों, समझ रहे आप? केंद्र और प्रांतों में क्या किया गया? संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन हुआ। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएंगी। सिंध को बंबई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र चुना गया। सभी वयस्कों के लिए मताधिकार की व्यवस्था की गई। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट्स की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। इस मुद्दे को लेकर मतभेद भी हुआ। दुर्भाग्यवश लखनऊ के सम्मेलन में इसे स्वीकार नहीं किया जा सका। वहीं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति तथा अनेक युवा राष्ट्रवादी नेता, उन्होंने भी नेहरू रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत नहीं थे। दोस्तों, कौन कौन? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सत्यमूर्ति जी तथा अनेक युवा राष्ट्रवादी नेता, ये भी नेहरू रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत नहीं थे। दोस्तों, पूर्णतः सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। याद रखना, 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई और इसके माध्यम से इन्होंने देश के युवा वर्ग को स्वतंत्रता की प्रति आकर्षित किया। क्या किया? स्वतंत्रता की प्रति आकर्षित किया। दोस्तों, अब परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं क्या इंपोर्टेंट हो सकता है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? अगस्त 1928 में। वर्ष 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के गठन से संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। डोमिनियन स्टेट्स के स्थान पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहा जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने। दोस्तों, गॉट माय पॉइंट? चलिए अब आते हैं
जिन्ना का 14 सूत्रीय मांगों पर चर्चा करेंगे। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे देखते हैं क्या थी। मुस्लिम लीग के नेता M.A. जिन्ना ने दोस्तों, M.A. जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। यानी कि जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस और गांधी से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिन्ना ने कहा भाई कि इसे अस्वीकार करते हुए बोला कि कांग्रेस और गांधी जी से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए जिन्ना ने मार्च 1929 में मुस्लिम लीग के सभी गुटों की बैठक बुलाई। उसमें कई गुट बन चुके थे मुस्लिम लीग में, उनकी बैठक बुलाई और 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। तो जिन्ना ने क्या रखा? जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव निम्नलिखित थे। 14 सूत्रीय बात करते हैं। पहला प्रस्ताव था, नंबर 1 प्रस्ताव था, भारत का संविधान परिसंघात्मक हो और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित हो। दूसरा था, प्रांतों को एक समान स्वायत्तता हो। तीसरा था, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1/3 से कम ना हो, मतलब मुसलमानों को 1/3 सीटें चाहिए। नंबर 4 था, समस्त विधानमंडलों और निर्वाचित निकायों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व हो। 5 था, सांप्रदायिक समूहों को प्रतिनिधित्व करने देने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो। और सिंध एवं बंबई, ये छठा था, सिंध एवं बंबई से अलग किया जाए, सिंध को बंबई से अलग किया जाए। 7वां था, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय परिसंघ की इकाई एवं राज्यों की सहमति के बिना संविधान में संशोधन न किया जाए। 8वां था, केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों को कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये बात पहले भी हम कह चुके हैं। ये 8 हो गए। 9वां क्या था दोस्तों? 9वां था कि मुस्लिम संस्कृति, धर्म, पर्सनल लॉ को सुरक्षा प्रदान की जाए। 10वां था, पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कोई भी क्षेत्रीय पुनर्वितरण मुस्लिम बहुमत को प्रभावित ना करे। 11वां था, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता हो। 12वां था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार लाए जाएं। 13वां था, कोई भी विधेयक या प्रस्ताव किसी विधानमंडल अथवा किसी अन्य निर्वाचित निकाय में पारित ना हो यदि किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्यों ने उसका विरोध किया हो। तो मतलब 3/4 लोग विरोध कर रहे हैं तो वो पारित नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। 14वां था कि राज्य की संपूर्ण सेवाओं और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में मुसलमानों के लिए पर्याप्त स्थान आरक्षित होना चाहिए। तो दीज आर द 14 सूत्रीय फॉर्मूला बाय द जिन्ना। तो जिन्ना ने ये 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। दोस्तों, अब बढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की बात हुई 1929 की। क्या था? बात करते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दी गई कि यदि वह 1 वर्ष के अंदर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती है तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। परंतु 1 वर्ष का निर्धारित समय बीतने के बाद उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके फलस्वरूप दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। दोस्तों, और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार कर दिया और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। वहीं जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों, वहीं जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता का मायने है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता, क्योंकि जो ब्रिटिश का साम्राज्यवाद है उससे हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वहीं लाहौर अधिवेशन, दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। वहीं नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। तो इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। दोस्तों,
और भारत के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का समारोह बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को घंटा बजा और कांग्रेस द्वारा कलकत्ता में वर्ष 1928 में एक वर्ष पूर्व दिए गए अल्टीमेटम की तारीख समाप्त हुई, वैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस की नई कार्यसमिति की बैठक 2 जनवरी 1930 को हुई। उसमें 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और वर्तमान में 26 जनवरी को इसी कारण प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलाना हसरत मोहनी ने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। दोस्तों, ये बात उन्होंने कही थी। दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात करेंगे गांधी जी द्वारा 11 सूत्रीय मांगे 31 जनवरी 1930 की ये है। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांगे 31 जनवरी 1930 का मामला है। चलिए बात करते हैं। गांधी जी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, जब उनका असहयोग आंदोलन, दोस्तों ये 11 सूत्रीय मांगे हैं 31 जनवरी 1930, याद रखना, इंपोर्टेंट डेट्स हैं। देखो, सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि थोड़ा सा मोरल सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, जिससे हमारी फैमिली और ज़्यादा अच्छे से और तेज़ी से बढ़ सके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्चुअल डेटा है। चलिए लौटते हैं अपने डेटा पे। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, वो सीडीएम चाहते थे लागू करना, परंतु स्थिति का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन, उस समय वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। आई होप सो, कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्रीय मांगे रखी। और ये 11 सूत्रीय मांगे क्या थी? 11 सूत्रीय मांगे थी, नंबर 1, सेना का जो व्यय है, एक्सपेंडिचर, उसमें 50% की कटौती होनी चाहिए। सेना के व्यय में 50% की कटौती होनी चाहिए। नंबर 2, पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। नंबर 3, राजनीतिक बंदियों की रिहाई होनी चाहिए। नंबर 4, सिविल सेवकों के वेतन में 50% की कटौती होनी चाहिए। नंबर 5, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार होना चाहिए। नंबर 6, हथियार कानूनों में सुधार होना चाहिए। नंबर 7, इंपोर्टेंट है दोस्तों, नंबर 7 था रुपया स्टर्लिंग के विनिमय जो एक्सचेंज रेशियो है उसको घटाकर 1 शिलिंग 4 पैंस करना चाहिए। नंबर 8, कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान करना। नंबर 9, तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना। नंबर 10, भू राजस्व में 50% की कटौती होनी चाहिए। नंबर 11, नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति होनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? ये 11 सूत्रीय विचार रखे, 11 सूत्रीय मांगे रखी गांधी जी ने। अब एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं क्या था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया मौलाना हसरत मोहनी जी ने। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता को प्रस्ताव पारित किया था वर्ष 1929 में। कब किया? वर्ष 1929 में कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दोस्तों किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। वहीं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का यह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। कांग्रेस के दोस्तों वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया जवाहरलाल नेहरू ने। वहीं 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार लहराया गया 31 दिसंबर 1929 को दोस्तों। वहीं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी वो था लाहौर अधिवेशन
1929। नेक्स्ट बात करें, लाहौर अधिवेशन प्रसिद्ध था कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया हुआ था। किसका? पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया हुआ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन? दैट इज कॉल्ड सीडीएम, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह का सिद्धांत सत्य अथवा आत्मिक शक्ति पर बल देता था दोस्तों। किस पर? यह सत्य और उसकी आत्मिक, जो उसकी आत्मा की शक्ति है, उस पर बल देता है। इसकी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति सविनय अवज्ञा के रूप में हुई। वहीं असहयोग से तात्पर्य आवश्यक रूप से सविनय अवज्ञा से नहीं है, किंतु सविनय अवज्ञा निश्चित रूप से वर्तमान समस्याओं के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए गांधी जी द्वारा प्रयुक्त एक पद्धति की आधारशिला है दोस्तों। आंदोलन का प्रारंभ की बात की जाए तो वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। वहीं फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। तो इसका नेतृत्व किसको सौंपा गया? महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट बात करेंगे, और यह आंदोलन गांधी जी की दोस्तों प्रसिद्ध दांडी यात्रा उससे शुरू हुआ। वहीं 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 से करीब 80 अनुयायियों के साथ करीब 241 मील लगभग, कितना? 241 मील लगभग उसकी लंबी पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे। याद रखना, 5 अप्रैल 1930 और 12 मार्च 1930 ये पूरी यात्रा थी 241 मील की दोस्तों। समझ रहे हैं? ये डेट्स इंपोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो कहां पर पहुंचे? दांडी गांव पहुंचे, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा में दोस्तों सत्याग्रह की संख्या सर्वाधिक थी गुजरात से। तो गुजरात से कितने सत्याग्रही थे? क्वेश्चन आया हुआ है। गुजरात से 31 सत्याग्रही थे। वहीं गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। मतलब नमक कानून को ब्रीच किया, वायलेट किया, और नमक के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था, इसलिए किसी के लिए नमक बनाना गैर कानूनी था दोस्तों। इसलिए नमक कानून को तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन के कारण देखो क्या हो सकते हैं। तो आंदोलन के कारणों में से नंबर 1 साइमन कमीशन की रिपोर्ट से निराशा। नंबर 2 नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना। नंबर 3 पूर्ण स्वराज की मांग। नंबर 4 लॉर्ड इरविन की अस्पष्ट घोषणा। नंबर 5 गांधी जी की मांगों की उपेक्षा। ये नंबर 5 बातें थी। ये आंदोलन के मेन कारणों में से था। आंदोलन के कार्यक्रम समझिए। नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। विद्यार्थी सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार करें। सरकार कर्मचारी अपने पद का त्याग करें, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी थे अपने पद का त्याग करें। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग में लाना चाहिए। शराबबंदी होनी चाहिए और जनता सरकार को कर ना दे, यानी कि टैक्स ना दे जनता, किसको? गवर्नमेंट को। ये सारी आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल थे दोस्तों। अब आंदोलन की प्रगति देखिए। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने समुद्री नमक जो है समुद्री तट पर त्रिचनापल्ली से वैदरायण तक, कहां तक? त्रिचनापल्ली से वैदरायण तक नमक यात्रा की। और के कलप्पन ने कालीकट से पेन्नौर तक नमक यात्रा की। याद रखना दोनों नाम, के कलप्पन, ठीक है। उन्होंने कालीकट से पेन्नौर तक और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में काम किया गया। किसमें? नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में काम करने के उद्देश्य से शिविरम स्थापित किए गए, जिन्हें शिविरम बोला गया। और असम के सिलट में बंगाल के नोआखोली समुद्र तक यात्रा कर नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया गया। वहीं खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें सीमांत गांधी भी बोला जाता है दोस्तों, लौटते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान पे, उसे परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं क्या इंपोर्टेंट है। चलिए, कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था लाहौर सत्र में। कौन से सत्र में? लाहौर सत्र में। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। डेट्स इंपोर्टेंट है, प्लीज मिस मत करना। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। वह प्रांत
जिसके सत्याग्रह की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक। उत्तर गुजरात दोस्तों। दांडी मार्च शुरू किया गया नमक कानून तोड़ने हेतु। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन संबंध है गांधी जी की दांडी यात्रा से। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। वहीं महात्मा गांधी धर्सना का जो नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय थे यरबदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहरा था वह था वेब मिलर। और गांधी जी का साबरमती आश्रम स्थित है गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में दोस्तों। लौटते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान पर दोस्तों। क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान जी, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उनके नेतृत्व में मुस्लिमों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस समय पेशावर में एक संपूर्ण या महत्वपूर्ण घटना घटी। तो इस समय पेशावर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। तो गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। तो जो गढ़वाली सिपाही थे उनकी प्लाटून थी, उसमें अहिंसक प्रदर्शनकारियों ने गोली चलाने से मना कर दिया। इसके नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इसके बदले में सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया गया और लंबी लंबी जेल की सजाएं दी गई दोस्तों। वहीं उत्तर पूर्व में नागालैंड की रानी गौडेल्यू ने मात्र 13 वर्ष की आयु में कांग्रेस और गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया और वर्ष 1932 में युवा रानी पकड़ी गई और उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने रानी गौडेल्यू के बारे में लिखा कि एक दिन आएगा जब भारत उसे याद करेगा और उसका सम्मान करेगा। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने रानी गौडेल्यू के बारे में कहा था। अंत में गांधी जी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं समेत 90,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए और इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। उसके पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया और इस आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी अत्यधिक रही दोस्तों। याद रखना, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में स्त्रियों की भागीदारी ज्यादातर देखी गई। नेक्स्ट बात करते हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ आंकड़े हैं, इनकी बात कर लेंगे। क्या है दोस्तों? अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। कहां पर? तंजौर तट पर। यह किया था सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान लाल कुर्ती दल के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। यह पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए दोस्तों। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती दल के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। कौन सा? सीमांत गांधी भी कहते थे। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन? वर्ष 1930 में। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यों का। फिर वो रचनात्मक कार्यों में लग चुके थे। प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी पटना की। युवा रानी गौडेल्यू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी नागालैंड की। ठीक है, लौटते हैं वापस अपने थ्योरी पार्ट में। कांग्रेस को दोस्तों गैर कानूनी घोषित किया गया। समाचारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पुलिस की गोलीबारी में 110 से अधिक लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हुए दोस्तों। याद रखना, 300 से अधिक लोग घायल हुए और सरकारी आंकड़ों में माने तो उनके अनुसार यह संख्या कहीं अधिक थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह संख्या कहीं अधिक थी। अब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक चला। करीब 3 महीने ये गोलमेज सम्मेलन चला। इंपोर्टेंट है, याद रखना। कितने? 3 महीने ये गोलमेज सम्मेलन की चर्चा हुई। चलिए,
वर्ष डेट याद रखना 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। वर्ष 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। अंततः यह सम्मेलन निरर्थक साबित हुआ। लंदन में दोस्तों सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी तथा उसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। अंग्रेजों द्वारा शासित भारत में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कौन कौन से थे? जैसे बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस किसने भाग लिया? 89 पीपल्स थे। हिंदू महासभा की तरफ से जयकर एवं बीएस मुंजे, याद रखना, हिंदू महासभा की तरफ से जयकर एवं बीएस मुंजे थे। उदारवादियों की तरफ से थे सी बाई चिंतामणि एवं तेज बहादुर सप्रू एवं श्रीनिवास शास्त्री, याद रखना। उदारवादी यानी कि जो लिबरल थे उनकी तरफ से कौन थे? सी बाई चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू एवं श्रीनिवास शास्त्री। नंबर 3 है मुस्लिम लीग की तरफ से थे आगा खान, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर और फजलुल हक। ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे। नंबर 4 देखें तो सिखों की तरफ से कौन था? सरदार संपूर्ण सिंह के साथ सरदार उज्जवल सिंह थे। वहीं दलित वर्ग की बात करें, दलित वर्ग की तरफ से थे बी आर अम्बेडकर, तीनों सम्मेलन में भाग लिया। फिर देखें एंग्लो इंडियन एक क्वेश्चन आया हुआ, एंग्लो इंडियन की तरफ से थे केटी पाल और देसी रियासत की तरफ से थे सोलह नरेश और वहीं व्यापारी वर्ग में से होमी मोदी। व्यापारी वर्ग से कौन था? होमी मोदी। व्यापारी यानी कि बिजनेस और ट्रेड की तरफ से शामिल हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। दोस्तों गॉट माय पॉइंट। लौटते हैं वापस। एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने का विचार चर्चा का मुख्य बिंदु रहा। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी समूहों ने इस अवधारणा का समर्थन किया। सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी। अंबेडकर जी ने भी इस तरह दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। दोस्तों अब आते हैं गांधी इरविन समझौते पर। व्हाट इज गांधी इरविन समझौता? इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है और 5 मार्च 1931 के हिसाब से 1931 में हुआ था। अब बात करेंगे गांधी इरविन समझौता। चलिए वापस आते हैं। तेज बहादुर सप्रू यानी कि टीबी सप्रू नाम से जाने जाते हैं और एम आर जयकर, इनके प्रयासों से गांधी जी और इरविन के मध्य दिल्ली से वार्ता प्रारंभ हुई। समझ रहे हैं? तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयासों से गांधी जी और इरविन के मध्य दिल्ली से वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी तथा सरकार की तरफ से लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किया और इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। वहीं ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन में समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है, यानी कि बिना कांग्रेस की सहयोग के कोई भी फैसला संभव नहीं होगा। और इस समझौते में लॉर्ड इरविन द्वारा निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। कौन कौन सी शर्तें थी? चलिए देखते हैं। नंबर 1, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं, जो वायलेंस में सम्मिलित हैं, उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा, ये इरविन ने कहा था। वहीं नंबर 2, भारतीयों को समुद्री तट पर नमक बनाने का अधिकार वापस कर दिया जाएगा, मतलब वो समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं, ये राइट्स उनको वापस कर दिए जाएंगे। नंबर 3, भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, ये भी सही है। नंबर 4, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को वापस फिर से पदों पर रखा जाएगा। नंबर 5, आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी। ये शर्तें जो उस समय इरविन था, वायसरॉय इरविन, उन्होंने मान ली। बट गांधी जी द्वारा कौन कौन सी शर्तें थी उनको माना गया। गांधी जी द्वारा निम्न शर्तों को माना गया। नंबर 1, गांधी जी ने सबने अवज्ञा यानी कि सीडीएम स्थगित कर दिया गया। ये उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि भैया हम सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे। नंबर 2, कांग्रेस आगे होने वाले जो आगे गोलमेज सम्मेलन होंगे तो कांग्रेस आगे होने वाले गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेगी। नंबर 3, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। नंबर 4, गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस के नेताओं में स्वागत किया। के मुंशी ने इस घटना को युग प्रवर्तक घटना कहा।
वहीं सरोजनी नायडू ने गांधी व इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो मिस मत करना। तो सरोजनी नायडू ने, जो नायडू जी हैं सरोजनी, उन्होंने क्या, गांधी व इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। इस समझौते से युवा क्रांतिकारियों में असंतोष व्याप्त था, क्योंकि गांधी जी युवा क्रांतिकारी लाइक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा माफ कराने में विफल हो गए थे। वहीं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी दे दी गई और इरविन के जीवनीकार एलन कैंपवेल जॉनसन, उन्होंने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार तथा इरविन को एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होना कहा था। सुभाष चंद्र बोस गांधी इरविन समझौते के प्रबल आलोचक थे। सुभाष चंद्र बोस, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे प्रबल आलोचक कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस गांधी इरविन समझौते के सबसे प्रबल आलोचक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना और मार्च 1931 के कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की, दोस्तों किसमें, पूर्ण स्वराज कहां पर है, नीचे क्या नहीं याद है, पूर्ण स्वराज के साथ साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। गॉट माय पॉइंट? ठीक है दोस्तों, तो कराची जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की, सरदार पटेल जी ने। कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। समझ रहे आप, कौन से अधिवेशन में कहा, ये क्वेश्चन पूछा सकता है, तो कराची अधिवेशन में गांधी जी ने ऐसा कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गवर्नमेंट, नेक्स्ट बात करेंगे। इसी सत्र में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, उसकी बात की थी, उसकी चर्चा की, आर्थिक कार्यक्रम की बात की और राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित की। मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। दोस्तों किसने तैयार किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आते हैं आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन पे। दोस्तों किस पर, गोलमेज सम्मेलन पे आते हैं। ये हो चुका है, गांधी इरविन समझौता हुआ, परीक्षा की दृष्टि से ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए लौटते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे आते हैं, क्या होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931, डेट याद रखना, सेकंड गोलमेज सम्मेलन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले परीक्षा की दृष्टि से कुछ देख लेते हैं। चलिए क्या है, परीक्षा की दृष्टि से आते हैं, बात करते हैं क्या है दोस्तों, चर्चा करते हैं। चलिए परीक्षा अवलोकन देखेंगे अपना। गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ 5 मार्च 1931 को। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए किस समझौते पर साइन किए गए, गांधी इरविन समझौते पर। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था, वो था सीडीएम। कौन सा था, सीडीएम, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा था सरोजनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वहीं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन वर्ष 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था वर्ष 1931 में। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ, वर्ष 1931 में। दोस्तों अब लौटते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे। क्या होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अक्टूबर 1931 में। दोस्तों डेट याद रखना, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तो अक्टूबर 1931 में ब्रिटेन में नई सरकार का गठन हुआ। सैमुअल होवर, उसको भारत का गृह सचिव नियुक्त किया गया। तो उस समय गृह सचिव कौन था, सैमुअल होवर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। किसका, तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में हुआ। अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई।
वहीं इरविन के स्थान पर वेलिंगटन वेलिंगटन यानी कि 1931 और 36 को भारत का वायसरॉय बनाया गया। इरविन के स्थान पर वेलिंगटन 1931-36 को भारत का वायसरॉय चुना गया। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे। याद रखना जहाज का नाम था SS राजपूताना तथा लंदन के किंग्स हॉल में कौन सा था, किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। दोस्तों ठीक है, और देख लेते हैं। वहीं घनश्याम दास बिरला जी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः निष्फल रहा, क्योंकि वहां पर सांप्रदायिक कम्युनल समस्या बहुत बड़ी थी। अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, किंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। फलतः 1 दिसंबर 1931 को सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। वहीं गांधी इरविन समझौता बुरी तरह असफल रहा, क्योंकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई। तो गांधी इरविन समझौता क्या हुआ, असफल हो गया। गांधी जी ने वायसरॉय से मिलना चाहा, उसने मिलने से इनकार कर दिया। गांधी जी चाहते थे वायसरॉय से मिलना, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अंत में विवश होकर गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। तो सेकंड जो CDM था, सेकंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद शुरू हुआ। याद रखना ये डेट्स, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। अब परीक्षा की दृष्टि से देख लो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, वर्ष 1930 में। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था KT पॉल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, वर्ष 1931 में। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जी ने। वहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रामजे मैकडोनाल्ड। वहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने किया, महात्मा गांधी जी ने। अभी थोड़ा सा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लेते हैं दोस्तों। 1932 से 1934 तक 2 साल तक चला। सेकंड CDM ये शायद किसी को पता होगा। तो द्वितीय क्या है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा जरूर लिया, लेकिन गांधी जी को निराशा हाथ लगी। अतः गांधी जी ने भारत वापस आकर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसी बीच देश के किसानों की स्थिति विश्वव्यापी मंदी के कारण खराब हो गई थी। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, ऊपर से मालगुजारी का बोझ, ये सब असहनीय हो गया था। आंदोलन शुरू होने के शीघ्र बाद शीर्ष नेताओं गांधी जी यानी कि आंदोलन शुरू होने के शीघ्र तुरंत बाद शीर्ष नेताओं जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि को गिरफ्तार करके सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। वहीं वर्ष 1934 में गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। तो कब, 1934 में गांधी जी ने ये सारे जो नेता थे कांग्रेस को गैर कानूनी, उन्होंने जैसे डिक्लेयर किया, तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। कब, 1934 में। ये डेट्स आ सकती है। देखिए दोस्तों, सांप्रदायिक पंचाट है 1932 वाला, इस पर करेंगे चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। सबसे जरूरी बात रहेगी कि दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डेटा है जो आपके काम हर एग्जाम में आने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये डेटा आपके काम आने वाला है, मिस मत करना। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर एग्जाम्स।